इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम। आज का टॉपिक है आर्थिक समीक्षा 2022-23। जल्दी आर्थिक समीक्षा 23-24 भी आने वाली है ना। तो लेकिन उसको समझने के लिए 23-24 को समझने के लिए एक बार 22-23 की आर्थिक समीक्षा समझ लेते हैं। उससे पहले के जितने पेपर होंगे उसमें यही काम आएगा आपके, ठीक है। फैब से पहले के जो पेपर हैं उनमें यही काम आना है। भारत सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक। तो उसको बड़े शॉर्ट में इन्होंने बता रखा है, शॉर्ट में करना हमने, ठीक। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ उसके समग्र निष्पादन तथा अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियों एवं संभावनाओं आदि के संबंध में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष की आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। पहला क्वेश्चन तो यही बना, आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? आंसर फाइनेंस मिनिस्ट्री, आंसर वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्या होता है इसमें? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ, रुक के पढ़ना है, क्या करना है? रुक के पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ, इसको एप्पल से लगाया करो, अच्छा। उसके समग्र निष्पादन यहां तक रुकना है, फिर तथा अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियों एवं संभावनाओं। जो कीवर्ड है वह है चुनौतियां और संभावनाएं। किसके समक्ष? अर्थव्यवस्था के समक्ष। किस अर्थव्यवस्था? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियों एवं संभावनाओं आदि के संबंध में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष की आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है? उसका टाइमिंग कम बढ़ा दीजिए ना, बंद हो रहा हो बार बार। टाइमिंग बढ़ाइए, 30 मिनट कीजिए। कल भी बोला था मैंने। चलो, वित्तीय वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा 31 जनवरी 2023 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तुत की। कब की? 31 जनवरी। बजट से पहले आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की हेल्थ कैसी है, आने वाले समय में क्या होगा, उसके बारे में आर्थिक समीक्षा में क्या होता है, पूरा डेटा होता है। 31 जनवरी 2023 को हाईलाइट करना है आपने। दूसरा, किसने की? तो वित्त मंत्री करते हैं। वित्त मंत्री कौन है इस समय? हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण। इस आर्थिक समीक्षा 2022-23 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों व उसके समग्र निष्पादन के साथ साथ अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियों आदि का लेखा जोखा दर्शाया गया है। साथ ही अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में हाल ही के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। क्या की गई है? हाल ही में जो विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा की गई है। इसको अंडरलाइन करना है आपने, ठीक है। बाकी आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार याद कर लीजिए, तब अपनी भाषा में मतलब एक फ्लो चार्ट बना के लिखने के लिए हो जाता है। आगे, अर्थव्यवस्था की स्थिति, देश की मध्यावधि विकास परिदृश्य, राजकोषीय विकास, वैदेशिक क्षेत्र, मौद्रिक प्रबंधन, इनको 1 2 3 4 करके लिखिएगा। इनको वापस आइए। नंबर 1, अर्थव्यवस्था की स्थिति, इसको वर्टिकल में लिखिएगा, अर्थव्यवस्था की स्थिति। दूसरा, देश का मध्यावधि विकास परिदृश्य। तीसरा, राजकोषीय विकास, है ना, फिस्कल डेवलपमेंट। वैदेशिक क्षेत्र, मौद्रिक प्रबंधन, है ना, मॉनेटरी मैनेजमेंट। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र आदि की स्थिति का विश्लेषण इसमें शामिल है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बीता वर्ष 2022 भारत के लिए विशेष रहा। मौजूदा डॉलर के मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर पूछेगा आपसे, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार भारत विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? बड़ी अर्थव्यवस्था में। आंसर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तथा मार्च 2023 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर होगी। कितनी होगी? 3.5 ट्रिलियन डॉलर होगी। आगे, बॉक्स बाद में। अब ये देखिए आप, ये एक बॉक्स बना रखा है इन्होंने। छोटा क्यों कर रहे हो भाई? इसको दिखा दीजिए।
बड़ा करके दिखाइए, पहले सिर्फ ये वाला दिखाइए। राजकोषीय घाटा 2019-20 में 4.7 था, 2020-21 में 9.2 था, 2021-22 में 6.7 था, और 22-23 में 6.4, साथ में 2 स्टार लगा रखे हैं प्रोविजनल एक्चुअल, और 2 स्टार में है बीई। ठीक है, बीई की फुल फॉर्म निकालिए। ये प्रोविजनल एक्चुअल है, जबकि ये क्या है, बीई, और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, देखिए आपके काम का जो है वो 6.4 है। क्या है, 2022-23 में 2022-23 की आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे में जो राजकोषीय घाटा बताया गया है, जी एस्टिमेट मतलब अनुमान, बजट अनुमान है ये भी, क्या है, बजट अनुमान के हिसाब से। तो 6.4, यहाँ पे 6.7, डिफरेंस निकाल दीजिए, 0.3 का डिफरेंस है, 0.3% की आवाज कम हुआ है। राजकोषीय घाटा अगर कम हो रहा है इसका मतलब अच्छी खबर है। क्या है, ये हमारे लिए अच्छा है। ये यहाँ पे बुरा था कि 4.7 से सीधे कहाँ पहुँच गया, 9.2। ये अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर 6.7 से 6.4 पे आया है तो ये अच्छी खबर है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। इतना समझ में आ गया। उसके बाद मुद्रास्फीति के बारे में बता रखा, इसको बड़ा कीजिए। हाँ जी, देखो ऐसा है ना, अब इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, 31 जनवरी 2024 को आ जाएगा, तो हमने नया तो पढ़ना ही है, पर आपको मैं सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि जनवरी से पहले बहुत सारे एग्जाम है आपके उत्तराखंड में, उनमें तो यही काम आएगा ना, आपके इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूछेगा जब आपको यही आंसर देना है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर जो आपका ये है, क्या नाम है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, परसेंट में अगर हम बोल रहे हैं तो ये 6.8% है। कितना है, 6.8% है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर मैं देख रहा हूं तो ये 11.5 है। ये 13 तक पहुंच गई थी। कहां तक पहुंच गई थी, 13 तक। अब मुद्रास्फीति अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स पर 13 से 11.5 हो रही है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर अगर 5.5 से 6.8 हो रही है, तो ये तो अच्छी खबर है, ये थोड़ा सा चिंतनीय है, 5.5 से 6.8। पर फिर बता दूं कि देश को अगर विकास करना है तो मुद्रास्फीति भी आवश्यक है, लेकिन कैसे, मतलब कंट्रोल्ड मुद्रास्फीति, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा माना जाता है देश के लिए। ठीक है, ये अप्रैल दिसंबर 2022 का डेटा दे रखा। फिर आगे दिखाइए और क्या दिखाया इसने। जीडीपी वृद्धि दर को देखिए, थोड़ा इसको दिखाइए। जीडीपी वृद्धि दर को अगर हम देख रहे हैं, 19-20 में कितनी थी, 3.7 थी। कोरोना आया, कहां चली गई, -6.6 पे चली गई नीचे। ऐसा ये ग्राफ बड़ा खतरनाक होता है देश के लिए कि लाइन से नीचे चली गई, कहां, -6.6 पर, फिर अचानक 8.7 पर, फिर 7 पर, फिर कितनी है, 6 से लेकर 6.8। 2023-24 के लिए बता रहा है कि जीडीपी वृद्धि दर। तो वो जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, आपका आंसर ये है, सन ये है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का प्रोजेक्टेड, कितना प्रोजेक्टेड है, तब आपने आंसर देना 6 से लेकर 6.8। अगर यहाँ पे 2 स्टार लगाए हैं तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, और अगर 1 स्टार लगा रखा है तो प्रोविजनल एस्टिमेट्स, पीई। और वो सारा कुछ क्वेश्चन में देगा। अगर वो बोलेगा कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के अनुसार तब कितना है, तो 2 स्टार वाला जो डेटा है आपका 7 का, वो आपने याद करना है, बहुत पीछे नहीं जाना है। हाँ, इसको जरूर याद रखना है कि भाई हमने अपनी अर्थव्यवस्था में ये समय भी देखा जब क्या जीडीपी कितना हो गया, -6.6 हो गया, और ये बड़ा चिंतनीय था। ठीक है, आगे दिखाइए और क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार अगर मैं देख रहा हूं तो 14 जुलाई तक का आंकड़ा दे रखा है इसने। 2023 में 609 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर। कितना, तो आप देख रहे होंगे विदेशी मुद्रा भंडार कम ज्यादा हो रहा है, कभी 478 है, कभी 577 है, कभी 607 है, कभी 563 है, फिर 609 है। तो अगर मैं देख रहा हूँ इन सब में 2019-20 से, तो सबसे ज्यादा है 609। तो ये अच्छा है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज़्यादा होगा उतना हमें ट्रेड में और अन्य चीज़ों में क्या होगी, सुविधा होगी। इसलिए ये अच्छी खबर है कि 609
जुलाई तक था। अब नया आंकड़ा जो आएगा वो क्या करना है हमने, फिर याद करना है। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी, आगे ये क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइस इन परसेंटेज। तो जीवीए की जब ग्रोथ रेट पूछेगा वो, तो 2022-23 के लिए कितना है, आपने बोलना 9.1। इकोनॉमिक सर्वे में कितना बताया गया है, 9.1। जबकि 21-22 के लिए कितना था, 8.4। अब जो ये यहाँ पे इसने हैश, क्या बोलते हैं इसको, हैश बोलते हैं। ये जो हैश लगा रखा है इसका अर्थ देख लीजिए, नीचे क्या लिखा हुआ, ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, फर्स्ट एई, एडवांस एस्टिमेट। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे फिर कृषि और संबंधित गतिविधियां। कृषि और संबंधित गतिविधियों में थोड़ा चिंताजनक है, 5.5 से लगातार गिर रहा है, 3.33, 3.5, ये थोड़ा चिंताजनक है। ठीक है, कृषि और संबंधित गतिविधियां ने ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइस इन परसेंटेज, यही है कृषि और संबंधित गतिविधियां ना, उसमें थोड़ा सा 3.5 दिख रहा है मुझे, 2 की कमी आ गई है 2019-20 से अगर मैं देखता हूँ। आगे ये क्या, औद्योगिक वृद्धि दर, ये भी बड़ा चिंताजनक है। ये आप देख रहे होंगे 19-20 में -1.4, 20-21 में तो और कम हो गई, -3.3, फिर अचानक से बढ़ी 10.3। हमने कहा बढ़िया हो गया, लेकिन फिर दोबारा 22-23 में 4.1 दिख रहा है। ये फिर चिंताजनक है देश के लिए। इतना समझ में आया? बार चार्ट्स सीखने हैं आपने, ठीक है। आगे इसको बड़ा कीजिए। वित्त वर्ष 2021-22 और 23-24, 21-22 और 23-24 में जीडीपी की वृद्धि दर क्रमशः 8.7% तथा 6 से 6.8% अनुमानित है। अनुमानित, इस शब्द को खास ध्यान रखना आपने, 6 से लेके 6.8। भाई 2021-22 में कितनी रही वृद्धि दर, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर कितनी रही, आंसर 8.7%। लेकिन 23-24 के लिए कितनी अनुमानित है, 6 से लेकर 6.8% अनुमानित है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6% से नीचे है तथा थोक कीमतें 5% से कम की दर से बढ़ रही है। वित्त वर्ष के प्रारंभिक 9 महीनों अप्रैल से दिसंबर में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वर्ष 2021-22 की समान अवधि की तुलना में 16% बढ़ा है। अगर हमारा निर्यात बढ़ता है, ये भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। आयात बढ़ता है तो चिंता होती है, कारण है कि आयात बढ़ेगा तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और अगर फालतू की चीज़ों में आयात बढ़ रहा है, लोग सोना मंगा रहे हैं जबरदस्ती आयात करके लोगों की, तो फिर सरकार कुछ ऐसी नीतियां चलाती है जिससे हतोत्साहित करती है कि ज़्यादा लोग ज़्यादा क्या ना करें, गोल्ड खरीद के वो ना करें, क्या मतलब जमाखोरी नहीं होती है गोल्ड के रूप में, तो ना करें। आगे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय। किस पर? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अर्थात स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय लोगों के कल्याण का एक अच्छा सूचक माना जाता है। तो अगर ये पूछ लिया कि किसी भी देश के जो जनसंख्या है, वहां के नागरिक हैं, उनके कल्याण का सबसे अच्छा सूचक क्या है, आंसर प्रति व्यक्ति आय। अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, इसका मतलब वहां का जीवन स्तर और सब कुछ क्या है, बढ़िया है, और वो भी कौन सी, स्थिर कीमतों पर, स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय। इस पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय। आगे दिखाइए। 2022-23 के अनुसार वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर, हम जो स्थिर मूल्य ले रहे हैं वो 2011-12 के ले रहे हैं, कि स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में 91,481 रुपए थी, जो 5.5% वृद्धि के साथ बढ़कर वर्ष 2023-22-23 में 96,522 रुपये पर बने रहने की संभावना है। क्या है? इस डेटा को याद करना पड़ेगा आपको, ये 96,522 ये संभावना व्यक्त की गई है। इसका मतलब 96,522 रुपये, 96,522, 96,522, 96,522। पहले कितनी थी? 91,481, 91,481 रुपयों में है ये। लेकिन अन्य देशों के साथ जब हम अपनी पर कैपिटा इनकम को क्या करते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई क्या बहुत कम है, हम क्या है, बहुत पीछे हैं अभी। उससे क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है ना। जीवन जीने का जो तरीका है
और फिर राज्यों में देखना है हमने, तो हमारे यहाँ 28 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कहीं पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, कहीं पर कैपिटा इनकम कम है, कहीं पर बहुत ही कम है ना। पंजाब जैसे जो राज्य हैं वहाँ पर कैपिटा इनकम क्या ज़्यादा है। ठीक, चालू कीमतों पर करंट प्राइस वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय ये हो गया कितना, 1,50,007 रुपये, है ना, 15,007 रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 17,620 रुपये रहने की संभावना है। ये चालू कीमतों वालों को ज़्यादा मतलब इससे तय नहीं होता है किसी देश की क्या समृद्धि जिसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। किस पर होती है, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है। और वो स्थिर कीमतें कब की ले रहे हैं, 2011-12 की। कब की ले रहे हैं, 11-12 की। वर्ष 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया, इतना हो गया 17,620 रहने की संभावना। ध्यातव्य है कि 31 मई 2023 को मोस्पी की रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम अनंतिम अनुमान के अनुसार, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 2022-23 में 98374 है। 31 मई को फिर डेटा आया, मोस्पी ने दिया। मोस्पी की फुल फॉर्म निकाल दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये कभी यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन पूछा है इससे, मोस्पी की फुल फॉर्म किसका एब्रीविएट है। एक बार तो यूपीएससी ने क्या किया, अखबारों में जितने भी एब्रीविएट थे वो पूछे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समझ में आया। तो इनके जो एब्रीविएट होते हैं वो जरूर याद कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी। तो मोस्पी ने बताया 31 मई 2023 को कि नवीनतम जो अंतिम अनुमान के अनुसार वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर कितनी है, आंसर 98,374। अब फिर एक और डेटा याद करना पड़ेगा, 98,374, 98,374, 98,374, ठीक है। वहीं प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, 172,000 अनुमानित है, ठीक है, 172,000 अनुमानित है। आगे बढ़िए, बचत और निवेश दोनों चीजें जरूरी हैं देश के लिए। अगर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो बचत भी जरूरी है और इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, निवेश भी जरूरी है, ठीक है। बचतों एवं निवेश के संबंध में वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान 4 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत एवं निवेश की स्थिति में गिरावट की प्रवृत्ति ही बनी रही है। एनएसओ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों, एनएसओ की फुल फॉर्म निकालिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो तो एनएसएसओ होता है, सॉरी एनएसओ देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत दर यानी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी में लगातार गिरावट की स्थिति 2011-12 से बनी हुई है। 2011-12 में बचत की यह दर जीडीपी की 34.6% थी, जो लगातार घटते हुए 2019-20 में 29.9%, 2020-21 में 28.2% रही थी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, बचत कम हो रही है देश में, बड़ा चिंताजनक है कि बचत कम हो रही है। एक तो खर्चे ज़्यादा हो गए भाई, सभी के क्या हो गए, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। बता रहे हैं कि बच्चे बाहर हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, पर इतनी बचत भी नहीं कर पा रहे हैं कि पिताजी ने जो मकान बना रखा उस पर रंग करवा सके। और पिताजी की जो सैलरी थी वो बहुत कम थी, उसमें उन्होंने ज़मीन भी ली, उसमें मकान भी बनाया, उसमें सेविंग्स भी की, बहुत सारी चीज़ें की। और बच्चों की जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो पिताजी से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वो थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, है ना, और उड़ाओ, क्या करो, बचत है ही नहीं। तो चिंताजनक है कि 34.6% से घटकर 2020-21 में 28.2% रही थी। 21-22 में 30.2% हो गई, थोड़ा सा बड़ी है, पर मैंने कहा इसके हिसाब से कम है, इसके हिसाब से 34.6% के हिसाब से क्या है, काफ़ी कम है।
संपूर्ण बचतों में सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर का है। वहीं निवेश दर, अच्छा, सबसे सर्वाधिक योगदान किसका? घरेलू क्षेत्र का, हाउस होल्ड सेक्टर का है। ये फिर ये एक सिंगल क्वेश्चन बन सकता है कि देश में जो बचत होती है, जितनी भी बचत है, उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? आपने बोलना घरेलू क्षेत्र का है, हाउस होल्ड सेक्टर का है। ठीक है। वहीं निवेश दर, इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? निवेश दर। दर मतलब रेट अपॉन टाइम, जहां पे भी टाइम अपॉन में आएगा तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? रेट। निवेश दर वर्ष 2011-12 में 39%, कितनी थी? 39% थी। आगे वहां से घटकर कितनी हो गई? वर्ष 21-22 में 31.18% पर आ गई थी। ये फिर चिंताजनक है। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो भाई देखो, कम बचत होगी, कम निवेश होगा, कम निवेश होगा तो कम क्या सेटअप नहीं होगा, इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप नहीं होंगी, इंडस्ट्री सेटअप नहीं होंगी तो कम रोजगार, कम उत्पादन, कम रोजगार कम उत्पादन तो बेरोजगारी की दर बढ़ेगी और क्या होगा? दिक्कत होगी। इसको बढ़ाना है हमने, इन्वेस्टमेंट को क्या करना है? बढ़ाना है। और ये बड़ा चिंताजनक है कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई। और खासकर अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो अच्छा माना जाता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं माना जाता। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करने वाला जो इन्वेस्टर होता है वो किसी भी समय खींचकर वापस ले जा सकता है। अर्थव्यवस्था पर एकदम से क्या हो सकता है? भार पड़ सकता है, जैसे कभी अर्जेंटीना में हुआ था। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था वहां पे बहुत ज्यादा, वित्तीय आपात लग गया। क्या लग गया? वित्तीय आपात लग गया। वित्तीय आपात लगने से क्या हुआ कि सबने अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट खींचा और अपने अपने देश को क्या हो गए? चल पड़े। सारे जो रिजर्व थे वो खाली हो गए उस देश के। एक राष्ट्रपति चेंज हुआ, दूसरा राष्ट्रपति, कई मतलब उथल पुथल हो गई देश में। तो ऐसी स्थिति में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं माना जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा माना जाता है। कारण यह है कि निवेश के साथ साथ क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है देश में, साथ में रोजगार में वृद्धि होती है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाकर एकदम नहीं ले जा सकती कोई भी। साथ में टेक्नोलॉजी आती है। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो साथ में क्या आएगा? टेक्नोलॉजी भी आएगी। उस टेक्नोलॉजी से परिचित होता है देश का जो क्या होता है? हाँ, वो परिचित होगी, है ना। अब सारे कर्मचारी तो अपने यहाँ से नहीं लाएगा ना, कुछ लाएगा, बाकी तो यहीं से उठाने पड़ेंगे। आप लोगों को क्या करेंगे? वो स्किल करेंगे, स्किल करेंगे, आपको रोजगार देंगे। तो रोजगार देने के साथ साथ आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वो करेंगे, क्योंकि उनको किस तरह का क्या चाहिए? एम्प्लॉय चाहिए। तो उस हिसाब से आपको क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। चलो, कृषि संबंधी ये क्या था? बचत निवेश अंतर क्या है? इधर दिखाओ, कितना बड़ा है? विभिन्न क्षेत्रों का योगदान दिखाओ तो। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचतों में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान 2019-20, 2021 सकल बचतें 29.9 थी, अब 28.2। सार्वजनिक क्षेत्र का कितना है? माइनस में चल रहा है, -4। निजी निगम क्षेत्र का कितना है? 10 और 10.0। घरेलू क्षेत्र का कितना? 19.6 और 22। तो घरेलू क्षेत्र का सबसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे, है ना। और फिर इसमें क्या है? बचत एवं निवेश की दरें, रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जीडीपी के प्रतिशत के रूप में। निवेश दर, इन्वेस्टमेंट रेट, जहां ये 33.8 थी, वहीं 2021 में कितनी है? 31.18 हो गई है। निवेश दर तो कम हुई है, 33.8 से 31, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कहाँ जाना है? यहाँ से यहाँ देखना है आपने सीधे। और बचत दर जो थी आपकी 31, या आप पुराने साल का देख सकते हैं कि 28.2 थी, अब 30.2 है। ये बड़ी है, लेकिन यहाँ के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ 2018 के हिसाब से तो कम दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे 2.1 थी, वहाँ पे 0.98 है। क्या है ये? बचत निवेश अंतर, है ना। चलो आगे। कृषि संबंधी गतिविधियां क्या हुई? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4 से 6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। क्या कर रहा है? 4 से 6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। 2020-21 में 3.3% की तुलना में। आगे 2021-22
में इसमें 3% की वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में भारत भी तेजी से कृषि उत्पादों की शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। पूर्व वर्ष की तुलना में 2020-21 में भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 18% बढ़ा है। ये अच्छी खबर है। क्या है? अगर कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यात बढ़ रहा है और वो भी कितना 18% तक बढ़ा है, तो ये एक अच्छी खबर है। क्या है? आगे 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आज तक इतना कभी नहीं हुआ था। 50.2 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और मशीनीकरण के लिए दिए गए समर्थन और कृषि अवसंरचना कोष के निर्माण के माध्यम से कृषि की उत्पादकता में सुधार के लिए किए गए उपायों के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं तथा देश में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति विगत वर्षों में बनी रही है। खाद्यान्नों के साथ तिलहनों के उत्पादन में भी वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही है। भाई एक चीज देखो आप, हमने अपने बचपन में ये देखा है कि किसान बैलों को लेके जा रहा है, हल लगा रहा है, क्या कर रहा है। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि ट्रैक्टर से होने लगी, फिर मशीनें देखी हमने एक से बढ़कर एक। हर एक चीज में मशीनें आ गई। क्या आ गई? कभी हमने नहरों में लड़ते हुए देखा लोगों को, नीचे मैदानी इलाकों में नहरों में लड़ते हुए देखा। आज सबके अपने अपने ट्यूबवेल हैं और सोलर ट्यूबवेल हैं, कुछ नहीं है, बिजली का भी ऐसा कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, मशीनें हैं काटने वाली, बीज निकालने वाली, हर एक चीज की क्या है, मशीनें हैं। इवन जो पहले कबाड़ था पराली, उसको भी अब सरकार क्या कर रही है, नई योजना के तहत खरीद रही है। मतलब हर तरफ से समृद्ध करने का, यानी किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास चल रहा है। ठीक है, तिलहन में हम पीछे थे। एडिबल ऑयल आज भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाना पड़ता है एडिबल ऑयल। इसीलिए आपने देखा होगा एडिबल ऑयल क्या है, महंगा है, और उसकी जो गुणवत्ता है एडिबल ऑयल की बहुत अच्छी नहीं है देश में। क्या नहीं है? तो पीली क्रांति बोलते हैं तिलहन वाली जो होती है, सरसों वगैरह, उस पर भी काम चल रहा है, उसको भी बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। खाद्यान्नों के साथ साथ तिलहनों के उत्पादन में भी वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही है, यानी बढ़ा रहे हैं तिलहन को। ठीक है, और फिर ये देश में अलग अलग जगह अलग अलग एडिबल ऑयल खाया जाता है। कहीं पर नारियल का खाया जाता है तेल। साउथ में जाएंगे आप तो वहाँ सरसों का तेल यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, डोसा जो बनेगा वो नारियल के तेल में बनेगा। कहीं पर मूंगफली का तेल निकाला जाता है। हम लोग जो ये उत्तर भारत वाले हो गए, हम लोग सरसों का तेल प्रेफर करते हैं। ठीक है, और जो थोड़ा रिच लोग हैं वो जैतून ऑलिव ऑयल खाते हैं, है ना, और वो कच्चा भी खाते हैं सैलेड में। ऑलिव जो खाएंगे तो वो फिर इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑलिव मेरे ख्याल से हमारे देश में होता है, नहीं होता है ना। तो ऑलिव और अंजीर, ये दो चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। अंजीर ड्राई फ्रूट में आता है ना, पेट के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में उसका विकल्प है, उनको बोलते हैं तिमले। क्या बोलते हैं, वो खाइए, वो अंजीर ही है। ठीक है, बस उसमें शुगर की मात्रा कम होती है। यहाँ पर जो तिमले होते हैं, आप उनको सुखाकर आप भी अंजीर बनाइए। और ड्राई फ्रूट्स में सबसे महंगा जो फल है वो क्या है, शायद अंजीर ही है। हाँ, चीड़ का, हाँ, क्या, चिलगोजा, पाइन ट्री से निकलता है। चलो, क्या, हाँ खाओ, खाओगे लीवर कभी डैमेज नहीं होगा। टिन का बन जाएगा लीवर, टिन का लीवर। मजाक कर रहा हूँ, टिन का नहीं हो सकता लीवर, पर मजबूत हो जाएगा बंदा, है ना। चलिए जी, जंगली फल खाइए, उत्तराखंड के काफल खाइए, है ना, तिमले खाइए, मट्ठा पीजिए, माल्टा खाइए। माल्टे को अभी भी माल्टे को वो सम्मान प्राप्त नहीं है जो प्राप्त होना चाहिए। आप 20 किलो खा लो और एक माल्टा खा लो, वो माल्टा जो आपको देगा वो 20 किलो से भी ज्यादा क्या देगा। और
कितने भी संतरे खा लो आप नागपुर के, कुछ नहीं है। आप उत्तराखंड की एक नारंगी खा लो और नागपुर के 20 संतरे खा लो। उत्तराखंड की एक नारंगी जिसको छील के कई दिनों तक हाथों में खुशबू रहती है, लेकिन मैंने कहा उसको सम्मान नहीं है। 20-20 पैसे और 25-25 पैसे में खरीद रहे हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को खुद क्या होना पड़ेगा। बहुत पौष्टिक होती है और प्रकृति ने दी है। जाड़ों में आपको सिट्रस फ्रूट खाने हैं। क्या खाने हैं? मतलब लोग बोलते हैं ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा भाई। बाहर से ठंडा हो रहा है, अंदर से गर्म है, उसको ठंडा करना है। वो माल्टे और नारंगी से होगा। प्रकृति ने ऐसे ही थोड़े दिया वहां वो फल। अगर ऐसा होता तो प्रकृति काजू देती ऊपर उत्तराखंड में। काजू गर्म होता है, लेकिन उसने क्या दिया? माल्टे दिए, नारंगी दी। ठीक है, तो संतुलन बना के रखिए। बाहर से पता चला ठंड लग रही है, अंदर पेट में क्या गर्मी है, तो उस गर्मी को सिट्रस फ्रूट से ही दूर किया जा सकता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बताया गया कि किसानों ने बिना किसी परेशानी के सस्ती दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। और ये उत्पादन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भारत सरकार ने किसानों को ऋण के लिए अलग पैकेज बना दिया। भैया इतना देना पड़ेगा। बैंकों को बाध्य कर दिया गया कि आपको अपनी कुल जो आप उधार दोगे उसमें से इतना % आपको किसानों को देना पड़ेगा। समझ में आया? तो पहले तो किसान लाइन लगा के खड़ा रहता था, मिलता ही नहीं था उसे। आज बैंक जबरदस्ती बोलता है किसान को कि लो भाई लोन लो, हमें अपना टारगेट पूरा करना है। टारगेट पूरे करने के लिए क्या है, उन पर दबाव होता है बैंकों पर भी। ठीक है, तो भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। तदनुसार 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये अब यहां से सन पूछेगा आपको, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? आंसर 1998 में, ताकि किसान किसी भी समय ऋण पर कृषि उत्पादों और सेवाओं को खरीद सके। 30 दिसंबर 2022 तक बैंकों ने 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी जारी किए। तो भाई जब किसी के पास क्रेडिट कार्ड रहेगा तो साहूकार के पास नहीं जाएगा। किसान तो डरता था पहले कि साहूकार के पास जाऊंगा, फिर वो मेरे बैल सब उठा के ले जाएगा, बाद में अगर मैं पैसे वापस नहीं कर पाया, फसल अगर बर्बाद हो गई। इसमें तो बहुत सारी सुविधाएं हैं किसान क्रेडिट कार्ड में, है ना। वर्ष 2018-19 में मत्स्य पालक और पशुपालक किसानों को भी केसीसी सुविधा प्रदान करने के साथ मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में ऐसे कार्डों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, मत्स्य पालन पर बहुत जोर चल रहा है। पशुपालक किसानों को भी केसीसी सुविधा यानी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के साथ मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में ऐसे कार्डों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एक बार एक बालक को मैंने एडमिशन नहीं दिया यहाँ पर, कारण था कि वो आया, ठीक है, उसने, मैंने पूछा उससे क्या करना चाहते हो, उसने कहा आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ। मैंने ठीक है, मेरे पिताजी क्या करते हैं? वैसे नहीं पूछना चाहिए मुझे, बट मैंने पूछा। ठीक है, ये देखने के लिए पूछा जाता है, ये इसलिए नहीं पूछा जाता कि आपका कद बड़ा होगा कद छोटा होगा, इसलिए नहीं, सिर्फ ये कि कब तक आपका परिवार आपको क्या कर सकता है, वित्तीय सपोर्ट कर सकता है। आप क्यों कहीं दूर से आए हो, यहाँ पे रहना है खाना है, तो कब तक आप उसको झेल सकते हो। पता चला 2 महीने बाद ही हाथ खींच लिए, तो फिर तो तैयारी करना क्या है, बेकार है। उसने कहा कुछ नहीं करते मेरे पिताजी। अरे मैंने कहा कुछ नहीं करते हैं मतलब घर में बैठे रहते हैं? कि नहीं खेती बाड़ी है। मैंने कितनी है? तो बहुत बड़ी खेती बाड़ी थी। तो मैंने कहा क्या करते हैं पिताजी? कि खेती बाड़ी करते हैं। तो मैंने कहा रहने दो, फिर तुम्हारे बस की, तुम तैयारी करने लायक नहीं हो। जब तुम किसान को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि पिताजी कुछ नहीं करते हैं, मतलब किसानी कुछ नहीं है। किसानी कुछ नहीं है, मतलब किसान अन्नदाता होता है भाई। सबसे रिस्पेक्टेबल अगर कोई है तो वो कौन है? किसान। मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि कहीं मेरे लिए कोई किसान क्या कर रहा है, उगा रहा है, और मैं उसको खरीद कर आप लोगों से लेकर, जो भी फीस होती है उसे लेकर खरीद पा रहा हूँ उस चीज़ को। और जितने भी शहर जो बसे हैं, जितने भी ये बड़े बड़े लोग, हाई प्रोफाइल लोग हैं, ये इसलिए बैठे हाई प्रोफाइल है क्योंकि किसान उनके लिए क्या कर रहा है, सरप्लस में उगा रहा है। क्या कर रहा है? पहले क्या था, पहले सभी किसानी करते थे, परंपरागत खेती किया करते थे, अपने परिवार के लिए उतना ही उगाते थे जितना, और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उगाते थे, तो तब बसते शहर। तो शहर बसाने के लिए भी जरूरी है कि किसान क्या करे, खेती करे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को यूपीएससी की तैयारी कराना जो किसानों को क्या करता है, किसान के कार्य को कुछ नहीं समझता है, तो वो यूपीएससी करने लायक तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैंने उसे यही कहा कि मैं नहीं करा सकता, कहीं और जाके करें। जो 17 अक्टूबर 2022 तक मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 1 लाख और पशुपालन क्षेत्र के लिए 9.5 लाख केसीसी स्वीकृत किए जा चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ो।
यह सुनिश्चित करने के लिए किसान बैंकों को न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करें। भारत सरकार ने किसानों को रियायती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण देने के लिए ब्याज अनुदान योजना इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ISS इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ISS शुरू की है, जिसे अब संशोधित ब्याज अनुदान योजना यानी मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम MISS का नाम दिया गया। आपने ये याद करना, ISS का नाम बदलकर क्या हो गया, मिस हो गया है। ISS की फुल फॉर्म क्या थी, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ब्याज अनुदान योजना। अब हो गया उसका नाम क्या, संशोधित ब्याज अनुदान योजना, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इस योजना के तहत कृषि और पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन आदि सहित अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को रुपए 3 लाख तक का अल्पकालिक कृषि ऋण 7% प्रतिवर्ष की दर पर उपलब्ध है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है? गांव की जमीनें अगर खाली हैं तो पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन आदि सहित ये दिख रहा है 3 लाख रुपए हो जाता है इतने में, बहुत बढ़िया जिसे बोलते हैं लाख तक का। यही योजना रखी थी मैंने, ठीक है। और 7% प्रतिवर्ष की दर पर उपलब्ध है। 7% बहुत कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाड़ी लेके देखो तब पता चलेगा आपको कितना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मकान बना के देखो तब पता चलेगा। ठीक तो है 7%। आगे, ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% अनुदान, त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव भी किसानों को दिया जाता है। इस प्रकार यदि कोई किसान अपना ऋण समय पर चुकाता है तो उसे 4% प्रतिवर्ष की दर पर ऋण मिलता है। फिर और बढ़िया हो गया, यानी 3% अनुदान मिल रहा है भाई, त्वरित भुगतान प्रोत्साहन। अगर आप चुका रहे हो तो अगला जो मिलेगा आपको 4% पे मिलेगा, तो 4% और कम हो गया। होता क्या 4%? कुछ नहीं, 1 लाख पर 4,000 रुपये। तो यार 3 लाख पर 12,000 रुपये नहीं दे सकते, 15,000 होगा, ज़्यादा 20,000 होगा, बुरा क्या है उसमें। आगे, कृषि एवं कृषकों के अनुकूल कृषि नीति के चलते कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण में विगत वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है तथा यह कई वर्षों से वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा है। वर्ष 2021-22 में यह 16.5 लाख करोड़ के लक्ष्य से लगभग 13% अधिक था। वर्ष 2022-23 में कृषि के लिए ऋण प्रवाह का लक्ष्य 18.5 लाख करोड़ निर्धारित किया गया था। वर्ष 2023-24 के लिए यह लक्ष्य 20 लाख करोड़ है। कितना? 20 लाख करोड़ सरकार ने अपने खोल दिए हैं। लो भाई, ऋण लो किसानों और क्या करो, खेती करो, नई नई मशीनें खरीदो। मशीनों पर भी सब्सिडी है। क्या है? रसायन मुक्त भारत। क्या मुक्त भारत? रसायन। ठीक है, हमने हरित क्रांति की, मैक्सिको से हमने हाई यील्ड सीड्स मंगाए, ठीक है, ब्राजील से हमने सीधे जो पशु होते हैं उनके क्या मतलब अच्छी नस्ल के, उनकी नस्ल सुधारने के लिए हम क्या किया, गर्भ में जो बच्चे होते हैं जैसे गाय का बच्चा है उसको सीधे वहां से और सीधे क्या जो हमारी जो देसी नस्ल की गाय हैं उनका नस्ल सुधारने की, ताकि उनके बच्चे क्या हो, अच्छी नस्ल, अच्छा दूध दे सकें, अच्छे वाहक पशु निकलें। उसके लिए हमने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे काम किए, लेकिन एक दिक्कत हो गई इसमें, जो हमने फर्टिलाइजर का यूज किया ना, तो वो उसकी वजह से क्या हो गया, रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने से भूमि की फर्टिलिटी पर भी प्रभाव पड़ा है, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है। फिर दोबारा हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उनका अपना एक बागीचा है, उसमें वो संतरे, नारंगी और माल्टे, सेब, बहुत प्रकार के क्या करते हैं, फल उगाते हैं। और ऐसा सुना है मैंने कि उनके दोनों हाथ नहीं है। क्या नहीं है? उनके दोनों हाथ नहीं है। और वो जैसे ही उगता है तो भारत के जो सबसे बड़े, जिन्हें कहा जाता है धनाढ्य लोग, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पहले ही पहुंच जाते हैं, पहले ही बुक हो जाता है। और वो जो मार्केट रेट है उससे कम से कम 5 या 10 गुना ज़्यादा पर बेचते हैं उसको। और सिर्फ गोबर और अन्य ये बकरी का जो होता है उसका यूज़ करते हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र क्या नहीं करते, यूज़ नहीं करते। इसका मतलब आने वाले समय में जिनके पास धन होगा वो ऑर्गेनिक फूड खाने के लिए क्या करेंगे, मुंह मांगी कीमत देंगे। क्या करेंगे? मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। तो ये भी एक अच्छा क्या है,
हाँ, गांव में जाके लगा दीजिए अभी से, ठीक है। हिमाचल में जो आज के युवा हैं उनके पूर्वजों ने कभी सेब के पेड़ लगा दिए थे, आज 20-20 लाख और 30-30 लाख रुपए का सेब बेचते हैं वो, सरकारी नौकरी की तरफ नहीं झांकते हैं, समझ में आया। और क्या करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, 30 लाख प्रॉफिट बता रहा हूं मैं क्या। तो पूर्वजों ने क्योंकि क्या कर दिया, वृक्ष लगा दिए, प्लांट लगा दिए उनके, किनके, सेब के, वो खा रहे हैं कीड़ी। तो रसायन मुक्त भारत भाई, जैविक और प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग से रासायनिक खाद और कीटनाशक मुक्त खाद्यान्न और अन्य फसलें प्राप्त होती हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। अब इस उम्र में ना 2 चीजों पर ध्यान रखना थोड़ा सा, आप छात्र भी हो, छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिस तरफ जीव आपकी क्या करे, लालयित हो, क्या हो, लालयित हो कि ये खाना था, तो समझ लीजिए वो आपके लिए घातक है। क्या है, घातक है। आपने क्या खाना है, आपने उत्तराखंड में क्या करते हैं लोग, एक करेला ही बोलते हैं उसको, मीठा करेला, भाई एक बीज डालते हैं उसमें पता नहीं कितने लगते हैं, ककोड़े बोलते हैं उसको उत्तराखंड में, अरे कांटे से होते हैं उसमें, होते हैं, क्या बोलते हैं, परमल नहीं भाई, वो खाइए जो उस तरह की वेजिटेबल है जिसमें कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, जहां उनकी गौशाला होती है ना उसके अगल बगल लगाते हैं उसको, फिर वो गौशाला की छत पे जाती है बेल, और जो एक तो आप खीरे खाते हो और एक वहां होती है इतनी बड़ी बड़ी, उनको उस तरफ जाना है आपने, ठीक है। एक तो ये हो गया कि जीभ पर नियंत्रण करना है आपने, जहां आपकी जीभ ज्यादा वो हो रही है उस पर नियंत्रण करना है, जो पौष्टिक चीजें वो खानी है अगर आपको अपना मस्तिष्क सही रखना है तो। और दूसरा, जहां आप पे अच्छा लग रहा हो ना, किसी का बोला हो, मतलब कोई ऐसा कार्य कर रहा हो कि बहुत अच्छा लग रहा हो, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। जहां पे बुरा लग रहा हो, जैसे मैं बोलता हूँ आपको पढ़ो, आपको बुरा लगता है यार पढ़ने के लिए बोल, तो समझ लो वो अच्छे के लिए, समझ में आया। ये जैसे आपको बोला था टाइम पर 1 मिनट भी लेट नहीं, तो वो आपके अच्छे के लिए, आने वाले समय में आप मैनेजमेंट सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है भाई, अगर हम क्या करते हैं, जैविक खेती करते हैं, रसायन मुक्त खेती करते हैं, कीटनाशक मुक्त खेती करते हैं, खाद्यान्न उगाते हैं, तो मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, कितने, जो दुनिया में सबसे अधिक है। समीक्षा के अनुसार लगभग 59 पॉइंट, अब ये देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, दुनिया में सबसे अधिक जैविक किसान किस देश में है, आंसर भारत में है, लगभग कितने, 44.3। आर्थिक समीक्षा के अनुसार लगभग 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 तक जैविक खेती के तहत लाया गया था। सिक्किम ने स्वेच्छा से जैविक खेती को अपनाया और यह पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। सिक्किम को बड़ा सम्मान दे रहे हैं हम। मैंने कहा नहीं, इन बाहर वालों ने पहले हमें आदिवासी कहा तुम गोबर यूज करते हो, तुम ये यूज करते हो, वो यूज करते हो, तुम आदिवासी हो, पिछड़े हो। हमने कहा क्या करना, उन्होंने कहा ये करो, फर्टिलाइजर यूज करो, ऐसा करो, छिड़काव करो, फिर देखो, फिर हुआ, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, बड़ा सुंदर शिमला मिर्च आई, अलग अलग रंग की आई, पर जब खाया तो टेस्ट था ही नहीं। वो टेढ़ी मेढ़ी जो शिमला मिर्च होती थी उसमें ज़्यादा टेस्ट था, वो जो बैंगन थे उनमें अच्छा टेस्ट था, भिंडी जो कम लगती थी उसमें अच्छा टेस्ट था, टेढ़ी मेढ़ी भिंडी। अब आ रही है इतनी लंबी लंबी सुंदर दिखने में, क्या बोलते हैं उसको, लेडी फिंगर, है ना, कोई टेस्ट ही नहीं है। कारण उसको जबरदस्ती आपने क्या किया है, बढ़ाया है, ठीक है। एरोबिक्स से बना शरीर, किससे, और वो जो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगा के बना हुआ शरीर, दोनों में अंतर होता है। क्या होता है, क्षमताएं जब भी आप देखेंगे तो जो फिजिकल वर्क जिसने कर रखा है उसकी क्षमताएं ज्यादा होंगी हमेशा, क्या होंगी, ठीक है जी। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 तक जैविक खेती के तहत लाया गया। सिक्किम ने, ये बता दिया मैंने, सिक्किम पहला राज्य है, बड़ा सम्मान मिल रहा है इसको कि ये क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला, और 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है वहां पर।
तथा त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी अब समान लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उत्तराखंड भी अब जल्द ही आपको क्या दिखेगा, जैविक खेती करने वाले, और जल्द ही आपको यहाँ पर वो बड़े बड़े वो धनाढ्य लोग दिखेंगे लाइन लगाते हुए कि भाई हमें चाहिए ये वाला प्रोडक्ट जो है आपके खेत का क्या है, बोलो कितना, ब्लैंक चेक। हाँ, तो अभी बता रहा हूँ, उन खेतों को मत छोड़ना जो पूर्वजों के थे, सीढ़ी नुमा खेत। कृषि के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न अन्य पहलों को का ब्यौरा भी आर्थिक समीक्षा में दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना, कृषि अवसंरचना निधि यानी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे बड़ा फायदा मिला किसानों को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। PMFBY बोलते हैं उसको। बागवानी के लिए एकीकृत विकास के लिए मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई नाम जिसको बोलते हैं, ये सब मेंस में लिखने के लिए आ चुके हैं। ई नाम क्या है ना, तो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट आदि इनमें शामिल है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई 2 विशेष योजनाओं, परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन यानी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, EMOVCDNER का उल्लेख भी समीक्षा में किया गया है। चालू वर्ष 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किए जाने के संदर्भ में पौष्टिक अनाजों के उत्पादन पर बल देने की बात भी समीक्षा में की गई है। ठीक है, परिचित होते रहिए, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आता है। कितना हो गया, कितने मिनट का हो गया, मेरे ख्याल से कर लो।